तो देखिए अब हम बातें करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में ओम का नियम। ठीक है ना, बहुत अच्छा नियम है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किसने पब्लिश किया था, इसने किसको डिस्कवर किया था। तो बात करते हैं जॉर्ज साइमन ने इसको डिस्कवर किया था, या इसको दिया था 1827 में। ठीक है ना, अब ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है ये बोला है। जैसे मान लो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, डायग्राम में क्या करूंगा, यहाँ से जैसे स्विच को ऑन करूंगा तो यहाँ से ये जो बैटरी है, बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। और करंट निकलेगा तो हमने भी पढ़ रखा था कि करंट निकलने से क्या होता है, इसके दो बिंदु कंडक्टर वाले के कितने बिंदु आपको दो, पहला बिंदु आपका ए और आपका एंडिंग पॉइंट आपका बी है। जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ये करंट फ्लो इस डायरेक्शन हो रहा है, तो आपको होता है बिंदु ए पर विभव जो होगा वी ए होगा, और बिंदु बी पर विभव जो होगा वी बी होगा। ठीक है ना, तो ये बोला है कि किसी भी परिपथ में जब विद्युत धारा I प्रवाह करती है तो उसके बिंदु को उत्पन्न जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा जो I है वो उसके उत्पन्न विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। तो हम इंग्लिश में लिखते हैं द परपेंडिकुलर ऑफ पोटेंशियल V इज इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो इन द एनी कंडक्टर रेडियो वायर दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा I जो है, ये जो I है वो किसके समानुपाती होती है, आपके समानुपाती होती है V के। ओके, तो सूत्र देखो क्या आ गया, I समानुपात V, I समानुपात V। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ला दो, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं V समान I लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V समानुपात I। अब जैसे मैं इस समानुपात के निशान को खोलूंगा तो क्या आएगा, V इक्वल टू I R आएगा, सॉरी V इक्वल टू R आएगा। इस साइन को खोलते ही आपका ये R आएगा सूत्र। ठीक है, अब आप समझ रहे कि इसमें जो R आया है परपेंडिकुलर के साइन को जिसमें ओपन किया तो इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल रहा है, R क्या है, R एक कांस्टेंट है, R एक क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का प्रतिरोध, क्या कहते हैं, ओम, सॉरी इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, क्या कहते हैं, R एक क्वेश्चन है जिसको अपन कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोध है वो एक्चुअली करता क्या है, प्रतिरोध जो है वो हमेशा धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध धारा का क्या करता है, विरोध। मतलब कुल मिलाकर ये बात है, अगर किसी कंडक्टर वायर का प्रतिरोध अगर ज्यादा है, अगर किसी कंडक्टर वायर का अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो उसका करंट प्रवाह उसमें क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब इसको ओम्स का लॉ फॉलो करते हैं, ओम्स का लॉ अगर ओम्स का लॉ को फॉलो करें I तो वो कैसा आएगा, देखो यहां पर मैं फॉलो करता हूं, मैं ये लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओम नियम, ओम के नियम से, तो ओम का नियम R आएगा, ओम को नियम को वैल्यू हमको R निकालनी, जब R आ जाएगा तो I जो इसके नीचे रहेगा R क्या रहेगा, V अपॉन I आएगा। ये देखो R जब आया तो I इसकी वैल्यू इसके नीचे नहीं, तो फॉर्मूला क्या आ गया, R बराबर V अपॉन I, इसको कहते हैं ओम का नियम। अब इसमें आपको देखना है, इसमें हमने क्या देखा कि R जो है वो परपेंडिकुलर किसके, V के, R जो है वो परपेंडिकुलर समानुपाती किसके, V के, और R जो है वो इनवर्स परपेंडिकुलर किसके, 1 अपॉन I के। इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये बोला है अब किसी वायर का, मतलब ये देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका विभव ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अगर विभव कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, कम। इनवर्स का मतलब होता है एक ज्यादा था एक कम। जैसे मान लो इसकी वायर है, इस वायर का प्रतिरोध क्या ज्यादा है, इस वायर का प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है, तो इसमें धारा का मान क्या होगा, हमेशा कम होगा। और मैंने बोला ही भी, मैंने अभी बोला आपको कि R जो होता है, R का प्रतिरोध है वो हमेशा धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब जो किसी भी तार, जैसे मान लो कंडक्टर है, इसमें अगर धारा I जा रही है तो इसको ये रोकेगा। मतलब जिस तार का अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस तार का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह क्या होगा, कम होगा। इसलिए आपको होता है जो धारा की जो सबसे अच्छी कंडक्टर है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। क्या होती है, सिल्वर। सिल्वर में क्या है, बहुत अच्छी से धारा प्रवाह होगा, क्योंकि वो चांदी क्या है, ये विद्युत धारा की सबसे अच्छी सूचकांक है। सूचकांक अच्छी कब हुई, जब उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का मतलब होता नहीं, आपको बोला आदर्श भी है, मतलब बहुत लगभग नगण्य मात्रा में होता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। उससे जस्ट कम वाला कौन होता है, कॉपर, तांबा।
ठीक है ना। कॉपर में विद्युत प्रतिरोध थोड़ा होता है, लेकिन चांदी में थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे कम आपका होता है एल्यूमिनियम में। इसलिए आपको जब भी अपन एल्यूमिनियम की वायरिंग कराते हैं तो उसमें धारा का मान अच्छा भाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वायरिंग हमेशा जल्दी से जल जाती है, क्योंकि उसके अंदर हीट सहने की कैपेसिटी कम होती है। क्योंकि एल्यूमिनियम का भार होगा वो ज्यादा प्रतिरोध उसमें ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसका बहुत रुकेगा। मैंने बोला अगर एल्यूमिनियम वायर का प्रतिरोध ज्यादा है और ज्यादा, उससे क्या करेगा, वो जैसे वो अमीटर आ रही है, जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहे हैं, तो वो उसको बाहर ज्यादा रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा, और जितना रोकेगा वो वायर, उसमें उसकी क्या होगी, हीट होगी। क्या होगी? हीट। क्योंकि उसका उत्पन्न होगी, और उसका उत्पन्न होने से वो वायर वहीं पर क्या होता है, जल जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वायरिंग की हमेशा सप्लाई को भी रिकमेंड करना नहीं चाहिए। हमेशा अगर करो तो आपको चांदी का वायरिंग तो होती नहीं है, क्योंकि चांदी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉस्टली होती है। इसलिए हमेशा वायरिंग आपको करनी चाहिए कॉपर की, क्योंकि कॉपर क्या है, चांदी की जस्ट नंबर 2 के ऊपर आता है आपका कॉपर। कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है। इसमें प्रतिरोध का मान है, रेजिस्टेंस का जो मान है वो लगभग एल्यूमिनियम से बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध जो मिलेगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो मिलेगा उसका आपको अच्छी वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये आपका ओम्स का हो गया R/VI। अब पढ़ने वाले ओम्स के जो श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और पहले उसके बारे में कि किसी परिवर्त में अगर सर्किट जो होंगे, किसी परिवर्त में अगर रेजिस्टेंस जो होगा वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध, हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजन की, कि जो प्रतिरोध जो होते हैं वो परिवर्त में किस क्रम में जुड़ सकते हैं। प्रतिरोध जो होते हैं वो परिवर्त में 2 प्रकार से जुड़ते हैं। या तो क्या करेंगे, वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, वो सभी के सभी प्रतिरोध एक ही तार से कनेक्ट होते हैं, ओके। या फिर वो जुड़ेंगे समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का मतलब होता है सभी के सभी प्रतिरोध अलग अलग तार होते हैं, लेकिन उनका वापस तार जो किसी एक ही संधि पर आकर स्टार्ट होता है और एक ही संधि पर जाकर वापस क्या होता है, एंड होता है। मतलब उनका तार अलग होगा, लेकिन उनका विभाजन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो चलिए बात करते हैं अपन श्रेणी क्रम के संयोजन की। तो इसमें पहला प्रतिरोध का संयोजन है आपका श्रेणी क्रम, जिसको अपन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आप देखो इस डायग्राम के अंदर आपको ये बैटरी है, और बैटरी से जुड़े हुए आपको 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं। ये प्रतिरोध पहला, तो इसको अपन R1 बोलेंगे, दूसरे को R2 बोलेंगे, और तीसरे को R3 बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ से क्या करता है, स्विच को ऑन किया हुआ है, और स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो यहाँ से होते हुए अब ये धारा क्या होगी, धारा जो आई है वो यहाँ से होते हुए तार, देखो चूंकि एक ही तार है, तार क्या आपका एक ही है, इसलिए धारा यहाँ से जितनी आपकी प्राप्त निकलेगी उतनी भी धारा आपके यहाँ से क्या निकलेगी, वापस बाहर भी निकलेगी। लेकिन इसके बाद ये भी है आपकी प्रतिरोध क्या अलग अलग है, और सबका सिरा भी अलग, यहाँ का सिरा एक ही है, ये इसका सिरा अलग, इसका सिरा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका धारा का मान तो समान होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो धारा आई उसका मान तो हमेशा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि विभवांतर भी है, उसका मान हमेशा क्या होगा, असमान होगा। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या होगा, असमान होगा, जबकि ये क्या होगा, समान होगा। तो R1 है तो उसका विभवांतर V1 हो जाएगा, R2 का V2 हो जाएगा, R3 का हो जाएगा V3। ये आपको बात है, मैंने लिखा भी इसलिए है कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े हो। देखो ये इनका सबका वायर क्या एक ही है, अर्थात पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका अगर सूत्र विभाजन करें तो सूत्र आपको पता है, ओम के नियम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओम के अकॉर्डिंग टू ओम नियम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V IR होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V IR होता है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है हमको इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसके, हमको वैल्यू किससे फाइंड करनी। ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा उसी की फाइंड करते हैं जो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो क्या होता है, डिफरेंट। अब आपको पता है R तो दोनों में कॉन्स्टेंट है, R तो यहाँ पर भी अलग अलग है और R यहाँ पर भी अलग अलग है। आपकी बची 2 यूनिट, एक आपकी बची I, एक आपकी बची B। मैंने बोला है कि वैल्यू हमेशा उसी की फाइंड करनी है जो हमेशा अलग अलग होता है। अब यहाँ पर अलग कौन है, V अलग है, क्योंकि यहाँ पर V1 V2 V3, जबकि I क्या है, सबके सेम है। तो जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है फाइंड हमको उसी से करना है। तो देखो V अलग है, तो हमको पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए V क्या होगा, तो आगे V क्या हो जाएगा, V1 I R1 हो जाएगा,
क्योंकि तो i को मैं 1 नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा? क्योंकि i का मान क्या सब के अंदर है, चाहे r में हो तो भी आपका i बहेगी, r2 हो तो भी आपकी i बहेगी, और r3 हो तो भी आपको i फ्लो होगी। तो आपका ये इक्वेशन बन गया सेकंड। क्या करेंगे? तो सेकंड। दूसरे क्वेश्चन के लिए सेकंड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए v2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ir2, ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी, थर्ड होगी। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका v3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ir3, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखिए क्या कि पहले के लिए v1 है, दूसरे के लिए v2 और तीसरे के लिए v3। अब हमको क्या चाहिए, इनका सबका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, सबका टोटल क्या चाहिए, टोटल आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसमें क्या आएगा, v v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आपको निकालना है। तो उसके देखो v1 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ir1 प्लस ir2 प्लस ir3, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमें आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन दिखा दे रहा है, इसमें कॉमन आपको दिख रहा है i, क्या दिख रहा है i, तो अपन i को लेंगे कॉमन बाहर। तो ये देखो i आ गया बाहर, अंदर बचा आपका r1 प्लस r2 प्लस r3, ये आपका अंदर बच गया, ठीक है ना। अब ये v इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका v इक्वल टू ir हो गया, ठीक है ना। अब आपको होता है, हमको चाहिए r चाहिए, क्या चाहिए r, तो v का मतलब क्या होता है, v की वैल्यू होती है i, क्या होती है, v की वैल्यू होती है i, तो मैं v की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, v की वैल्यू क्या होती है i, तो इस वैल्यू को मैं समीकरण फर्स्ट की वैल्यू को मैं यहां रखूंगा। तो पुट ऑन द वैल्यू ऑफ v, अब v की जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी, i r, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं इसकी जगह, तो इस v की जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, तो वैल्यू देखो ये बन जाएगी i r इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे i अपॉन r1 प्लस r2 प्लस r3 आ गई। अब देखो कौन को कट रहा है, आपकी से i से i कट गया, तो बचा क्या आपका, बचा आपका r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 बचा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी सीरीज कंपटीशन का क्या होगा, फॉर्मूला निकल कर सामने आ गया। सीरीज कंपटीशन का फॉर्मूला निकल कर सामने क्या है, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। अब उसी प्रकार निकालेंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला, क्या निकालते हैं, समांतर का फॉर्मूला। देखो तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं जितने भी आपके इस पर जो नाम देते हैं r1, इसको लेंगे r2, इसको लेंगे r3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करता मैं करंट को फ्लो करूंगा, तो करंट का फ्लो यहाँ से होगा, यहाँ से आपके अंदर जाएगा i। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर एक जंक्शन दे रखा है, ये एक जंक्शन, ये इस जंक्शन का नाम तो a, इस जंक्शन का नाम तो आपको b, ठीक है। दोनों जंक्शन का नाम अलग अलग हो गया। अब क्या होगा, इस जंक्शन से आपके तार निकला मतलब जहाँ पर r1 जुड़ा हुआ है, आपके यहाँ से b जुड़ा हुआ है, जहाँ पे r3 जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है करंट जो है अब बिंदु a पर आएगा, करंट जो है वो बिंदु a पर आएगा और खड़ा खड़ा सोचेगा ये साला यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो तार एक ही था, तो मैं क्या हुआ, सीधा पास हो गया, सीधा निकल गया। अब यहाँ पे बेचारा खड़ा बिंदु a पर खड़ा खड़ा सोचेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे सामने कितने रास्ते, 3 रास्ते, r1 की तरफ भी जाना है, r2 की तरफ जाना है, r3 की तरफ। अगर मैं सीधा बाईं तरफ निकला तो r1 और r3 क्या होगा, ध्यान देंगे। तो बेचारा क्या है, आई क्या है, बहुत भयानक से मैं सोचने पड़ गया कि मुझे निकलना कहाँ से, निकलना तो नहीं निकलना है। तो बेचारा आई क्या करता है, 3 रास्ते करता है। आप टेंशन मत लो, मैं क्या तीनों में से निकलूंगा, मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा, मैं अपने आप को क्या करूंगा, बलिदान करूंगा, लेकिन तुमको खुश करूंगा। तो बेचारा आई क्या करता है, जो पहले यहाँ पर आई था और आई भी बाहर निकला, बेचारा अब यहाँ पर आई क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, तीनों के लिए आई यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर i1 की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ i2 की फॉर्म में जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर i3 की फॉर्म में जाएगा। ओके, मतलब तीनों में क्या अलग विभाजन होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि तीनों का सीधा कहां पर है, ए पर स्टार्ट हो रहा है और तीनों का सीधा बी पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब इनका एंडिंग पॉइंट और सॉरी इनका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट क्या एक ही है, जबकि इनका सबका अलग अलग है। देखो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, इसका एंडिंग इसके तीसरे जुड़ा हुआ फाइनल जुड़ा है, जबकि देखा इन सबका स्टार्ट एक से और सबका लास्ट सीधा आपके बी में जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में विभाजन होगा, इनके बीच में विभाजन होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, वो आपका होगा सेम।
यहाँ पर विभवांतर ए और विभवांतर बी का विभवांतर क्या होगा आपका सेम उत्पन्न होगा। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन देखो आर तो मैंने बोला सबके अंदर अलग अलग होता ही है, आपके यहाँ पर v और i, अब v यहाँ पर क्या समान है, v यहाँ पर क्या इक्वल है, i की v की वैल्यू समान आ रही है, i यहाँ पर क्या असमान है, i के यहाँ पर असमान। देखो इसमें अलग अलग है, इसमें आपको दिखा था i समान था तो वहां पर i क्या असमान है, और यहाँ पर आपका v समान असमान था तो वहां पर आपका v समान है। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर आपको फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमेशा जिसकी वैल्यू अलग होती है उसी से स्टार्ट करना है, और वैल्यू अलग किसकी है i की, तो आपको i से स्टार्ट करना है। तो चलो हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, ऐसा संयोजन जिसमें सभी वर्तुलों का एक सिरा एक सदिश से और दूसरा सिरा दूसरे सदिश पर हो, अर्थात सभी वर्तुल अलग अलग सुचालक का सिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो देखो कुछ बात, तो चलिए देखो क्या करते हैं अपन इसकी बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है आपको क्या होता है, v = i होता है, क्या होता है, v = i होता है। तो हम क्या करें, देखो सबके लिए i की वैल्यू है, इसके लिए i1 है, इसके लिए i2, इसके लिए i3, तो दिन के अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर फर्स्ट रेशन आपके पहले के लिए, तो पहले के लिए क्या है आपका v, तो देखो सबके लिए सेम, एक तो r1 और i1 अलग है, तो v लगेगा v की बराबर मात्रा हो जाएगी i1 और r1 हो जाएगी। इस v के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए आपका i2 r2, थर्ड के लिए i3 r3। ठीक है, मैंने बोला अगर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर फार्मूला फाइंड करना है तो आपको ध्यान रखना जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है और वैल्यू अलग अलग किसकी i की, तो हमको i का फार्मूला निकालना है। तो देखो अब इसमें से i निकालूंगा, अब आपको पता है i क्या होता है, अगर i निकालना है तो r इसके नीचे आएगा, तो i बराबर v/r हो जाएगा, v/r। तो मैं i1 निकालूंगा तो r1 इसके नीचे आएगा, v के नीचे, तो क्या आ जाएगा i1 = v/r1, i2 v/r2, i3 क्या हो जाएगा v/r3। तीनों को तीनों एक जैसे ही है, ठीक है। आपको ये चेक करना है v1 r2 r3, ठीक है ना। अब ये समीकरण को मैंने नंबर दे दिया है, ये समीकरण फर्स्ट मान ली, ये सेकंड, ये थर्ड। अब मुझे क्या चाहिए, देखो सभी तीनों में करंट आपका अलग अलग हुआ है, यहाँ i1 है, यहाँ पर i2 है, यहाँ पर i3। मुझे चाहिए टोटल करंट, क्या चाहिए, टोटल करंट। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल क्या होगा, मैं तीनों को जो वैल्यू है सबको ऐड कर दूंगा, i = i1 + i2 + i3। देखो i1 की वैल्यू कितनी है, v/r1, तो v/r1, i2 की v/r2, i3 की v/r3। ठीक है, अब इसमें देखो तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपको दिख रहा है v, तो मैंने v ले लिया बाहर। तो बच्चे क्या भैया v बाहर आ गया, तो बचा 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ओके, अब हमको बताया i क्या होता है, i हमेशा v/r के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, v/r होगा, तो मैंने देखो v/r रख दिया और ये वैल्यू ऐसे कैसे में पुट कर दी। ओके, अब देखो यहाँ पर सेम क्या है आपका v और v क्या सेम, तो इनको मैंने काट दिया, बचा यहाँ पर क्या, अगर v से कर देगा आपको 1/r बचेगा इक्वल टू 1/r1, 1/r2 + 1/r3। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया पैरेलल कंपोजिशन का। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आपको ये दोनों के दोनों आपको समझ आ गए होंगे। एक बार आप उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे क्या कुछ जो नोटिफिकेशन है उसको उतारेंगे जी।